शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है टॉपिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 6 पे पढ़ता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाला है स्टेट कूलम्स लॉ के बारे में, जैसे कि डिफाइन 1 वोल्ट 1 कूलम ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट पूछा जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी ऐसा करके। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो कि है मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग करेंगे जोल सीटिंग इफेक्ट और बहुत सारे टॉपिक है जो कि हम लोग कवर करने वाला है इस करंट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि ये वो प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जबकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उस बॉडी को रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें फोर्स क्या होता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने से वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज तब बनता है जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। कोई भी बॉडी हो और वो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो वो क्या चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और कोई बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ जाए तो वो क्या, कौन सा चार्ज बन के बैठ जाता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। और यही दो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, फोर्स मतलब बल। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। अब ये लाइक चार्ज क्या होता है? लाइक चार्ज का मतलब जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये सेम चार्ज को बोला जाता है लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। रिपेल मतलब जब जब जो मैग्नेट आसपास में जुड़ा दिया जाए तो आप लोगों को पता होगा ऐसा करके रिपेल करता है, उसी को रिपेल बोला जाता है। ठीक है, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्ज मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ में रख दिया जाए तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एडिड चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। एडेड अलजेब्रिकली मतलब अगर +2 कूलम और +2 कूलम हो तो आप लोग लिख सकते हैं +4 कूलम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडेड का एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम में अगर इसके पास 2 चार्ज हो और इसके पास 4 चार्ज है तो कुछ भी करो ये सिस्टम में 6 चार्ज ही रहेगा। दैट मीन्स 2 कूलम + 4 कूलम, कितना कूलम, 6 कूलम ही रहेगा, कुछ भी करो। ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। एंड दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मीन्स अब चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे मापा जाता है। चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स आया तो फिर उसमें क्या बोला जाता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक चार्ज गया तो उसको बोला जाता है +1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन्स आया और आधा इलेक्ट्रॉन्स गया, ऐसा कभी नहीं होता है। चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है। दैट मीन्स तो मैं ये कह रहा था कि चार्ज = NE पे डिपेंड करता है। कोई भी बॉडी का चार्ज का फार्मूला N × E होता है, जो कि N कोई एक इंटीजर होता है। ठीक है, 1 2 3 4, और ये E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्चुअली नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब चलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज को बोला होता है आप लोग का कूलम, और CGS यूनिट पे होता है इसका ESU या फिर स्टेट कूलम बोला जाता है। और 1 कूलम = 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज। दैट मीन्स SI और CGS में क्या रिलेशन है, 1 कूलम = 3 × 10⁻⁹। ठीक है, ये आप लोगों को समझना या फिर याद करना चाहिए। ओके, तो अब हम करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक सेंटेंस का नाम है। तो ये कूलम्स जो SI यूनिट का चार्ज भी है कूलम। ठीक है, ये कूलम्स ने एक नियम दिया था चार्ज के ऊपर। ये क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। दैट मीन्स जो कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, जो कि
इसमें जो फोर्स होता है ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर इसने बताया था कि एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दैट मीन्स जो फोर्स है दो चार्ज का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स उन लोग का डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब उल्टा रिलेशन होता है, जिसका मतलब डिस्टेंस बढ़ने से उसका क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है, और ये स्क्वायर पे घटता है। दैट मीन्स थोड़ा सा भी अगर बढ़ा दिया जाए डिस्टेंस तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही फोर्स में घट बढ़ मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसको वेरिएशन से मिलाएंगे इसको। फोर्स इक्वल्स टू एक कांस्टेंट रख देंगे के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये के का वैल्यू होता है 1 इन सिस्टम या, और क्या होना चाहिए, ये दोनों चार्ज का, ये Q1 है ये Q2 है, ये अगर डिस्टेंस R होगा तो इसके बीच में अगर सिस्टम एयर या फिर वैक्यूम होगा तो के का वैल्यू कितना होगा, 1 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग करंट के चैप्टर में थोड़ा अंदर ढुकते जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग स्टैटिक पे ही है। स्टैटिक मतलब अभी तक चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट ए पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इसको नापने के लिए एक तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेकर आना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लेकर आना पड़ेगा वो पॉइंट में, और जितना वर्क डन रहेगा, ठीक है, और जितना वर्क डन रहेगा वो इन्फिनिटी से उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को वो पॉइंट तक लाने के लिए वही वर्क डन को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है ऐसे सिस्टम में, वोल्ट है। ये बहुत बार पूछा गया है, और सीजीएस यूनिट में इसका क्या है, स्टेट वोल्ट है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू Q बाई W बाई Q, दैट मीन्स पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1/300 ESU पोटेंशियल, दैट मीन्स SI/CS का ये होगा। जैसे कि हम लोग ने कूलम्स पे किया था, 1 कूलम इक्वल्स टू 3×10⁹ ESU होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे कि हमने किया कि एक वोल्ट 1 वोल्ट का डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम लोग ने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट 1 वोल्ट होता है, तो हम लोग अब डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेट टू 1 वोल्ट इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल। इसको क्या करेंगे, इसको V इक्वल्स टू W बाई Q पे ही लेकर जाएंगे। अब 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट तब होगा जब वर्क डन 1 होगा, 1 जूल होगा, और चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। अब इसी के ऊपर डिफिनेशन है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट पे लेकर आने में अगर वर्क डन 1 जूल हो तो उसी को 1 वोल्ट बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल। ऐसे करके डिफाइन करते हैं। तो बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये यूनिट पॉजिटिव और 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट मिलता है जब भी 1 कूलम 1 वोल्ट 1 एम्पियर डिफाइन करना पड़े तो। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग ने कर लिया। अब इलेक्ट्रिक व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज द वर्क डन per unit charge is bring a unit positive charge from one point to the another. That means अगर B पॉइंट से A पॉइंट में कोई पॉइंट चार्ज लेकर आए तो वो दोनों का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल
को ही आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लिख रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट से बोला जाता है, जब इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में कितना पोटेंशियल बने और इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में कितना पोटेंशियल बने, ये दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ये भी दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या बन के आता है, वी ए माइनस वी बी, दैट मीन्स पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होता है। इसका यूनिट भी वोल्ट ही होता है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक ही पॉइंट पे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला का न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछा गया है, जब दो अलग अलग पोटेंशियल दिया रहता है और इसका वर्क डन निकालो, 1 कूलम चार्ज का 2 कूलम चार्ज का बोल के पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये ईएमएफ क्या होता है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। अब देखो एक तो बैटरी है और उसका कोई भी पार्ट्स कनेक्टेड नहीं किसी भी अप्लायंस पे, या तो रेजिस्टेंस पे या फिर मोटर पे या फिर किसी भी चीज़ पे अगर कनेक्टेड ना हो, सेल इज इन ओपन सर्किट, दैट मीन्स अगर ये बैटरी है और ये किसी भी चीज़ में कनेक्टेड नहीं, इसको बोला जाता है ओपन सर्किट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, दैट मीन्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल्स में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस R है और करंट I है तो IR, और ये दो इसका करंट I फ्लो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस R हो तो इसका इसका भी बनता है IR। तो ये होता है आपका पोटेंशियल इन दिस सर्किट। ठीक है, और ये IR होता है EMF जो कि है ओपन सर्किट का, बैटरी का या फिर ट्राई सेल का। ठीक है, अब हम करेंगे व्हाट डू मीन बाय द स्टेटमेंट ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट। जैसे कि हम लोग ने बैटरी देखा होगा, AA या फिर AAA बैटरी जो भी हम लोग का पेंसिल बैटरी दिखाई देता है उसमें भी लिखा रहता है कि 1.5 वोल्ट। अब उसका मतलब क्या होता है, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव पोल टू द नेगेटिव पोल ऑफ द सेल इज 1.5 जूल। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव पार्ट हो और यहाँ से 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक में, फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव पोल टू द नेगेटिव पोल कितना एनर्जी लगता है, या फिर कितना, यस वो कितना एनर्जी लगता है, 1.5 जूल एनर्जी लगता है। इसी को ही 1.5 वोल्ट बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल तक कितना चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को कितना एनर्जी लगता है, 1.5 जूल लगता है, इसलिए इसको 1.5 वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि कभी कभी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट फलाना डिस्कना। ओके, अब हम पढ़ेंगे करंट। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक चार्ज के ऊपर, मतलब चार्ज मूव ही नहीं कर रहा था, अभी चार्ज मूव करने लगेगा और करंट बोला जाएगा इसका। ठीक है, अब करंट क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स कोई भी एक तो वायर या फिर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन से क्या हो, कोई भी कुछ चार्ज फ्लो कर रहा हो ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम, किसी एक सेकेंड या फिर कुछ क्षण के लिए जो चार्ज फ्लो करे उसी को करंट बोला जाता है। दैट मीन्स करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q/T। दैट मीन्स करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, और इसका यूनिट होता है एम्पियर, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। अब इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और करंट का यूनिट भी है, जैसे कि इसको भी मापा जाता है, जैसे कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर बोल के मापा जाता है। अब इसका डायरेक्शन भी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड भी है, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 1.5 0.5 एम्पियर रहता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज़ का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी रहता है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है। ठीक है, करंट का, जो कि बहुत पहले से यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जैसे कि डिफाइन 1 वोल्ट किया था हम लोग ने, अब करेंगे डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर इज 1 एम्पियर इफ 1 कूलम, दैट मीन्स इसको 1 कूलम
ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये देखो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो उसी को 1 एम्पीयर बोला जाता है, ऐसे करके कंसेप्ट है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि वोल्ट पे भी जैसे कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से लेकर आने में अगर 1 जूल वर्क हो तो उसी को 1 वोल्ट बोला जाता है। उसी तरह 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में फ्लो हो, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो तो उसी को बोला जाता है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। तो हम लोग का दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट। करंट 2 टाइप का होता है, एक तो डीसी और एक तो होता है एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है और डायरेक्शन भी फिक्स रहता है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रहता है। जैसे कि हम लोग को पता होगा कि चार्जर का जो है कि एक तो रेड होता है, एक तो ब्लैक होता है। ठीक है, एक तो रेड होता है, एक तो ब्लैक होता है। इसमें रेड पॉजिटिव और ब्लैक को नेगेटिव बोला जाता है, और ये फिक्स्ड होता है, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव भी होता है। लेकिन हम लोग का जो कि है अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी जो वायरिंग देखा जाए हाउस होल्ड सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट में, इसमें एक तो रेड और एक तो ब्लैक यूज किया जाता है। लेकिन जो रेड में इसको बोला जाता है लाइव और ब्लैक में बोला जाता है इसको न्यूट्रल। और इसमें जो लाइव वायर में जो करंट आता है उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं रहता है और डायरेक्शन भी क्या होते हैं, चेंज होते रहता है। इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग। दैट मीन्स अल्टरनेट करते रहता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी चेंज करते रहता है। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रहता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट क्या है। इट इज द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ कंडक्टर रिमेन्स द सेम। अब मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और या फिर वेरिएबल, कभी कभी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड को चेंज भी किया जा सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग मैग्नीट्यूड, जैसे कि वो डिमिंग ऑफ लाइट, पिचिक पिचिक करके वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जैसे कुछ लाइट होता है, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज करने से वो डिमिंग करता है। तो इसमें बोला गया है कि कभी कभी वेरिएबल भी हो सकता है वो करंट का। बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट रिमेन्स द सेम। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट्स क्या होता है, सेम रहता है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर ग्राफ में समझाया जाए तो डीसी करंट का ग्राफ ऐसा करके बनता है। ठीक है, अगर 1 एम्पियर बोला जाए तो ये 1 एम्पियर ही ऐसा करके फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसका सोर्स होता है डीसी करंट का वोल्टाइक सेल, डीसी जनरेटर जैसे कि डायनामो और ड्राई सेल। जैसे कि ये वोल्टाइक सेल और ड्राई सेल ये होता है बैटरी जैसा। ठीक है, और बैटरी होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहते हैं। इसमें देखते हैं इट इज इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम के अनुसार इसका मैग्नीट्यूड चेंज करते रहते हैं और डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ये मैग्नीट्यूड 0 है, पॉजिटिव है, उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, ग्राफ बन के आता है। इसलिए बोला जाता है कि एस अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते रहता है। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। आप लोग एडेप्टर में या फिर टीवी के पीछे में देख सकते हैं कि इसमें लिखा होता है कि ये कितना फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, उसमें लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो आप लोग का मेन स्विच में रहता है, जहाँ से आप लोग चार्ज करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, उसी को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी करंट कहाँ से पाया जाता है, चार्जर को अगर काट लिया जाए, चार्जर का जो पिन के पास में रहता है उसको काट लिया जाए तो उसमें जो तार मिलता है उसमें से डीसी करंट निकल के आता है। ठीक है, और बैटरी से भी डीसी करंट ही निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी। कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज लेस देन डीसी। एसी बनाने में थोड़ा कम कॉस्ट होता है और कम कॉस्ट में ही ज़्यादा एसी बन जाता है। जैसे कि डैम में जैसे कि डायनामो लगा के या फिर कोई एसी जनरेटर लगा के क्या बनाया जाता है, एसी का प्रोडक्शन किया जाता है। एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी। इसलिए चार्जर में जैसे मेन स्विच में तो आपका एसी आता है और चार्जर क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। 220 वोल्ट को 5 वोल्ट 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और एम्पियर भी अगर 0.5 एम्पियर हो तो उसको बढ़ा के 2 एम्पियर ऐसा करके कन्वर्ट कर देता है आप लोग का चार्जर। ठीक है, और एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड डीसी, ये भी आसान है।
150-200 का सामान भी उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ मिनिमल लॉस। एसी क्या होता है, जैसे कि अब डैम में कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पता भी नहीं रहता है और गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाता है। दैट मीन्स द डिस्टेंस विथ मिनिमल लॉस, कम लॉस पे ज़्यादा डिस्टेंस तक भी अल्टरनेटिव करंट ट्रेवल कर सकता है या फिर पहुंचा जा सकता है। ठीक है। एसी इज़ मोर डेंजरस देन डीसी। अब इसका खामी क्या है, एसी मोर डेंजरस होता है। जैसे कि आप लोग अप्लायंस में ऐसा करके स्विच बोर्ड में वो छेद में अगर उंगली लगा दिए तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा। एसी कैन बी यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एसी का एक तो क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एस इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में भी। उसमें भी डीसी करंट का यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते रहता है, तो इसका कुछ काम नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो अब हम करेंगे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और ओम भी एक तो यूनिट होता है, ठीक है। और ओम्स लॉ पहले करते हैं। पहले द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट। टेम्परेचर और अदर फिजिकल जैसे कि प्रेशर से कुछ भी हो वो अगर कांस्टेंट रख लिया जाए, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, दैट मीन्स कोई भी एक कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो वो क्या पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। दैट मीन्स ए और बी का जो एंड है इसका दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसी पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाए तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा जो कि है के, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब आता है कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, जब वोल्टेज को कम कांस्टेंट रख दिया और करंट को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो रहा था, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए और करंट को बढ़ाया जाए तो कुछ ना कुछ हो रहा था यहाँ पे। इफ ओनली इफ के डिक्रीजेस, तो क्या होगा, अगर करंट को बढ़ाया जाए और वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो क्या होना पड़ेगा, के को कम होना पड़ेगा। दैट मीन्स करंट को बढ़ाने से ये घटाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये तो ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट जैसे फील हो रहा है। सो के इज द ऑपोजिशन टू द ग्रोथ ऑफ द करंट। इसको बढ़ाने से इसको घटाना पड़ रहा है। दैट मीन्स इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। दैट इज के इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका अगर सिंपल भाषा में समझ लिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अवरोधक होता है करंट का। करंट को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, या फिर कंट्रोल में लाने का काम करता है रेजिस्टेंस। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब के के जगह में क्या लगेगा, आर लगेगा, और ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्या बोला था, ये अवरोधक होता है। ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर में जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है ओम, जो कि ओम्स का लॉ से ही इसका एक्सप्लेनेशन निकल के आया था। और ये वो वाला ओम नहीं है, ये ओम वाला ओम नहीं है। कोई लिख के आएगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, ये वाला ओम नहीं है, ये ओम ऐसा करके बनाना पड़ेगा, ऐसा करके, ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टेट ओम, जैसे कि स्टेट वोल्ट, ठीक है, ये भी स्टेट ओम होता है। अब डिफाइन करते हैं 1 ओम को। जैसे कि मैंने पहले बताया 1 ओम को डिफाइन करना है तो इसका फार्मूला बेस्ड में क्या करना पड़ेगा, 1 यूज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ohm if the potential difference of 1 volt across the end of a conductor makes a current of 1 ampere to pass through it. That means जैसे कि 1 volt 1 ohm into 1 एम्पियर, जैसे कि V इक्वल्स टू या फिर R इंटू आई जैसे बोला था। V क्या है, पोटेंशियल है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ohm if the potential is 1 ohm। कब बोला जाता है, जब पोटेंशियल 1 वोल्ट हो और करंट कितना पास करे, 1 एम्पियर पास करे, तो उसी को क्या बोला जाता है, 1 ohm बोला जाता है। ये एक्सप्लेन करता है डिफाइन 1 ohm का आंसर। अब ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जो कि है लेंथ में। जितना लंबा तार हो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। दैट मीन्स ये दोनों तार में किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन करता है। दैट मीन्स जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अलग ही है, जितना मोटा तार उतना ही कम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर ये दोनों को मिलाया जाए तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, क्योंकि पहले तो L था वो न्यूमरेटर में, अब ये A कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अगर जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो ये क्या निकल के आता है, रेजिस्टिविटी, एक कांस्टेंट निकल के आता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, कौन से मटेरियल है वो रेजिस्टिविटी पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि आयरन और स्टील का अलग अलग रेजिस्टिविटी है, क्योंकि वे दोनों अलग अलग मटेरियल से बना हुआ रहता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में ही कंफ्यूज करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम नहीं होता है। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया होता है। और आप लोग अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहें तो R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाई ए, इसको इसी तरफ छोड़ दो तो रेजिस्टेंस इंटू ए बाई लेंथ इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। दैट मीन रेजिस्टेंस इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कॉल्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलता है, अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसको रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बोला जाता है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 यूनिट, एरिया ऑफ लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट हो, तो उसको इससे क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। क्यों ओम मीटर रहा यहाँ पे, देखते हैं। रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओम, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब देख मीटर और ये मीटर काट लिया जाए तो क्या बन के आएगा, ओम मीटर बन के आएगा। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर है। ठीक है, और इसको OHM ओम मीटर भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा करके सिंबल, ओम का सिंबल और मीटर भी लिख सकते हैं। CGS यूनिट में स्टेट ओम और सेंटीमीटर, क्योंकि CGS का तो मतलब पता ही होगा, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ओके, अब चलते हैं अगला टॉपिक जो कि है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे करके याद करना पड़ेगा। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन ही होता था। वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है कोई भी मटेरियल से करंट करने का। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, वो अलाउंस होता है, ये वो अलाउ करता है कितना करंट पास करे। ठीक है, इसमें बोला गया व्हाट इज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सिंपल आंसर होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ठीक उल्टा होगा। ठीक है, अब इसमें ये यूनिट ज़्यादातर यूज किया जाता है OHM, ओम पर मीटर, या फिर ओम पर मीटर। अब ये क्या लिख दिया कि मो पर मीटर। अब मो क्या होता है, ओम का उल्टा क्या होता है, OHM MHO, तो मो पर मीटर भी बोला जाता है। और इसका CGS यूनिट स्टेट पर स्टेट ओम और पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऐसा करके याद कर लो। अब मैंने पहले बताया था रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस यूनिट क्या होता है, मो होता है। अब ओम रेजिस्टेंस का होता है तो कंडक्टेंस और इसमें तो रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो अगर रेजिस्टेंस का ओम होगा तो ये क्या होगा, इसका उल्टा OHM का MHO, खत्म। और इसका अलग भी नाम है, सेमेन बोला जाता है, या फिर सीमेन भी बोला जाता है। ठीक है, और CGS यूनिट स्टेट मो या फिर स्टेट सीमेन भी बोला जाता है। अब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्यों इंटररिलेटेडली यूज किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी एक रेजिस्टिविटी ही है जब यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे हो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या बोला जाता है, लिया जाता है। ठीक है, एक्सचेंज भी करते हैं कि कभी एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, इंटरचेंजेबल टर्म्स है, लेकिन एक्सप्लेनेशन या फिर डिफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, कंडक्टर
कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्या बोलता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर कोई भी एक लोहा हो, गर्म लोहा और ठंडा लोहा में क्या होता है, क्योंकि लोहा तो कंडक्टर होता है, ये अगर हॉट हो और ये कोल्ड कूल हो, ठीक है, तो हॉट में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, और इसमें क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। और इससे क्यों होता है, क्योंकि ठंडा रहने से उसका इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्ट लेता है, वो क्या होता है, रैंडमली काइनेटिक एनर्जी पे फोकस रहता है। इसी की वजह से गर्म वाला हाई रेजिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, हॉट की वजह से वो अलग ही काइनेटिक एनर्जी में उभर के आता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर से थोड़ा सा कम, दैट मीन्स ज़्यादा उतना कंडक्ट नहीं करता है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स अगर सेमीकंडक्टर हो और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होता है, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, क्योंकि वो तो पहले कम करता था। अब अगर थोड़ा सा भी गर्म कर लिया जाए तो वो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है और सेमीकंडक्टर क्या करने लगता है, कंडक्टिविटी करने लगता है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी घटते जाता है, ठीक है। जो पहले से कर रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वो कम करता है, जो कम रेजिस्टिविटी जो पहले से कम कंडक्टिविटी दिखा रहा था और टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा कंडक्टिविटी कराएगा, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी कम रहेगा, ठीक है। और सुपर कंडक्टर क्या होता है, जीरो कंडक्टेंस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट मीन्स कोई एक क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम कर लिया जाए तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, यही होता है सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या बोला जाता है, जीरो बोला जाता है। ये स्पेसिफिक होता है कोई भी एक टेम्परेचर पे, ठीक है, और कोई भी एक टेम्परेचर से बिलो कर लिया जाए तो क्या होगा, जीरो कंडक्टेंस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर होता है, किसी किसी मटेरियल्स पर डिपेंड होते हैं, मर्क्यूरी क्या क्या मटेरियल्स होता है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग का दूसरा अगला टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो हम लोग ने देख लिया है, रेजिस्टेंस कैसा होता है। अब रेजिस्टेंस तो एक तो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो होता है। अब रेजिस्टेंस भी जोड़ा जाता है, ठीक है, एक तो ये अप्लायंस होता है, इसको बोला जाता है रेजिस्टर, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, अब इसको बोला जाता है रेजिस्टर एक्चुअली, ठीक है। अगर कोई दो रेजिस्टेंस ऐसा करके सीरीज बोला जाता है, जब ऐसा ऐसा करके जोड़ा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस एंड टू एंड ऐसे करके जोड़ा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का R1 + R2 होता है। जैसे कि R1 2 ओम हो और R2 कितना ओम हो, 2 ओम हो। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसा करके 2 ओम, ठीक है, और दूसरा ऐसा करके 2 ओम, ठीक है, तो ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बोलने से, रेजिस्टेंस इन ए टू बी इज कितना होगा, 4 ओम होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल में, अगर यही 2 ओम, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया है, 3 करने से वही होगा, यही 2 ओम अगर इसको ऐसा करके पैरेलल में जोड़ाया जाए, ठीक है, जोड़ लिया जाए ऐसा करके पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये ए और ये बी टर्मिनल निकाला जाए तो इसका अगर ये भी 2 ओम, तो इसका क्या बन के आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/2 और 1/2। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस 1 होगा वो नीचे लिखा जाएगा और जो रेजिस्टेंस 2 होगा उसको भी नीचे लिखा जाएगा। और ये अलग ही रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 लिखा तो या अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो एडिशन करना था आप लोगों को आता है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, एलसीएम का 2 का 2 और इसका भी 2, तो रेजिस्टेंस कितना बन के आएगा, 1 ओम बन के आएगा। दैट मीन्स दोनों ही रेजिस्टेंस अगर सीरीज में और पैरेलल में जुड़ाया जाए सेम रेजिस्टेंस, तो सीरीज वाले में ज़्यादा बन के आएगा और पैरेलल वाले में क्या बन के आएगा, कम बन के आएगा। और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा कोई किसी भी अप्लायंस में वो उतना ही बेहतर काम करता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, जैसे कि इनकैंडेसेंट बल्ब है, और ये बल्ब में अगर करंट फ्लो कर लिया जाए तो क्या होगा, अगर ये सेम रेजिस्टेंस का, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये 2 ओम, एक्चुअली 2 ओम का तो बल्ब नहीं कम ही मिलता है, ठीक है। 2 ओम का 2 बल्ब है, इसमें भी 2 ओम का दो बल्ब है, तो इसमें क्या बन के आ रहा है, इसमें 2 ओम मिलके कितना हो रहा है, 4 ओम हो रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है और इसमें क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, कम बन रहा है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम बहेगा, करंट कम बहेगा तो ये इसका ब्राइटनेस क्या होगा, लो ब्राइट होगा।
या फिर लेस ब्राइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लेस ब्राइट होगा। अब इसमें कम रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस मतलब करंट अच्छे से फ्लो करेगा या फिर जितना डिजायर्ड है उतना फ्लो करेगा, तो ये क्या ग्लो करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा। किससे कंपैरिजन से, इसके कंपैरिजन में ये क्या करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का आज का पार्ट, ये होगा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट या फिर अगला पार्ट में करेंगे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग का कंटेंट सब रेडी है नोट सब में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे जूल्स लॉ या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हम लोग करते जाएंगे जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैसे करके करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।